नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे हरियाणा योग प्राकृतिक चिकित्सालय भिवानी से डॉक्टर मदन मानव जी। डॉक्टर मानव जी इस समय वहां मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत है। तो मित्रों, जैसा कि आपको पता होगा कि कोरोना रूपी जो वैश्विक महामारी फैली हुई है, इसमें नेचुरोपैथी का एक विशेष योगदान है। और आज हमने डॉक्टर मदन मानव जी से इस बारे में वार्ता करने के लिए उनसे आग्रह किया है। नमस्कार मदन मानव जी। नमस्ते दीप जी, और सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन सबको। डॉक्टर साहब, जो इस समय कोरोना महामारी चल रही है, इस समय नेचुरोपैथी कितना कारगर है? दीप जी, कोरोना महामारी से बचने के लिए और कोरोना वायरस जैसे कोई भी तकलीफ हो, उन सबसे बचने के लिए नेचुरोपैथी बहुत ही कारगर है। और प्राकृतिक चिकित्सा का सिद्धांत ये है कि शरीर में कोई भी बीमारी आती है, उसका पहला कारण शरीर में अशुद्धियां होना है। बैक्टीरिया और वायरस पहला कारण नहीं है, वो दूसरा कारण है। अशुद्धियां होती हैं तो बैक्टीरिया और वायरस शरीर को परेशान करते हैं, प्रभावित करते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांत के अनुसार यदि हम इस बात को देखें तो मैं ये कहना चाहूंगा कि प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत यदि हम अपने शरीर को, जो इसकी विधियां हैं, जो उपचार हैं, उनसे अपने शरीर को ठीक कर लें, शुद्ध कर लें, तो कोई भी अन्य वायरस उनसे अपना बचाव संभव है। आप इन दिनों देख रहे होंगे कि जो मेडिकल स्टाफ सेवा में लगा हुआ था या दूसरे लोग जो भी सेवा में लगे हुए थे, उनमें से कुछ लोग प्रभावित हुए और कुछ लोग प्रभावित नहीं हुए, जबकि सेफ्टी प्रिकॉशंस सबने फॉलो किए। तो जो सेफ्टी प्रिकॉशंस एक ही स्टैंडर्ड के सब लोग फॉलो कर रहे थे, तो फिर बाकी लोग क्यों प्रभावित हो गए, कुछ सब लोग क्यों नहीं हुए? उसके पीछे कारण यही था कि उनके शरीर में कहीं अशुद्धियां नहीं होंगी, उनकी इम्यूनिटी कहीं कमजोर रही होगी, और इस वजह से उस वायरस ने उनको प्रभावित किया। तो प्राकृतिक चिकित्सा को यदि हम फॉलो करेंगे तो ये प्राकृतिक चिकित्सा शरीर को शुद्ध रखते हुए, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाते हुए हर तरह की बीमारी से हमारा बचाव कर सकती है। जी डॉक्टर साहब, जैसे इस समय कह रहे हैं कोरोना महामारी में आपकी प्रतिरोधक क्षमता सबसे ज्यादा होनी चाहिए, तो ये प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए जो हमारी प्राकृतिक चिकित्सा में क्या क्या करना चाहिए? प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा ही सर्वोत्तम है और सहज है और सस्ती है, सर्वसुलभ है। घर में उपलब्ध जो भी चीजें हैं वो सब हमारे लिए उपयुक्त हैं। जैसे मैं आमतौर पर बताना चाहूँ, हम प्राकृतिक चिकित्सा में प्रार्थना को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। परमात्मा असीम शक्तियों का स्वामी है और वो प्रतिरोधक क्षमता क्या कुछ भी हम मांगे उससे वो हमें सब कुछ दे सकता है। अब इसको आज का विज्ञान किस रूप में लेगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी कनसास अमेरिका में एक रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। उसमें प्रार्थना को ही एक ट्रीटमेंट के रूप में, एक क्लिनिकल ट्रायल के रूप के लिए शुरू किया गया है, स्वीकार किया गया है। तो इतनी बड़ी क्षमता प्रार्थना में है कि वो हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकती है। इसके साथ साथ हम 5 तत्वों का संतुलन रखें प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांत के अनुसार कि आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन सब के संपर्क में रहें, खुली हवा में रहें, खुले आकाश के नीचे रहें, जमीन के संपर्क में रहें, धूप में बैठें, तो ये सब की सब चीजें हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली हैं। बहुत आसान सा और तरीका है, हम डीप ब्रीदिंग करना ही सीख लें। सच्ची बात यह है कि हम ठीक से श्वास लेना ही नहीं जानते, इस वजह से भी हमारी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। कोरोना जो वायरस है वो सबसे ज्यादा आज हमारे फेफड़ों को प्रभावित कर रहा है, और फेफड़ों का रोग ऑक्सीजन के अभाव में होता है। यदि हम लंबा गहरा श्वास लेना सीख लेंगे, प्रॉपर ब्रीदिंग करेंगे, हमारे शरीर की हर कोशिका को ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में मिलेगी और उससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बनी रहेगी। शरीर का हर एक तंत्र, पाचन तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सबके एंडोक्राइन सिस्टम, ये सब के सब ठीक रहेंगे और सब ठीक होने से हमारी प्रतिरोधक क्षमता बनी रहेगी। एक और आसान सा इलाज है हंसना। हंसने से हमारे नेगेटिविटी शरीर में जितनी भी है वो सब दूर हो जाती है, क्योंकि हंसने के अभाव में तनाव से आज जबकि मैं कहूँ कि सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य माध्यमों से लोग भयभीत ज्यादा हो रहे हैं, इसके भय से ज्यादा मर रहे हैं, न कि इसके इन्फेक्शन से। तो उस भय को दूर करने में हास्य
यहाँ पर एक बहुत आसान सा इलाज है जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा, क्योंकि हंसने से हमारे हैप्पी हार्मोन्स बढ़ जाते हैं और जो हमें नुकसान पहुंचाने वाले हार्मोन्स हैं वो हमारे कम हो जाते हैं। एक और तालियां बजाना है, बहुत आसान अभ्यास, घर में बैठे बैठे आप कर सकते हैं। इतना इफेक्टिव है कि इसके लिए कोई शब्द नहीं हो सकते और हर आदमी कर सकता है, चाहे वो डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, अस्थमेटिक है, किडनी प्रॉब्लम, कुछ भी दिक्कत है उसको, कोई ऑपरेशन कुछ भी हुआ हो, किसी के लिए मना नहीं है, सब लोग इजीली कर सकते हैं। तो ये बहुत आसान आसान सी चीजें हैं। इसके साथ साथ हमारा घर का बना हुआ सात्विक खाना खाएं। ये भी एक सत्य अभी इन दिनों सामने आ चुका है। अभी 30 अप्रैल को एक रिपोर्ट छपी, उसमें ये सामने आया कि इन दिनों पिछले 1 डेढ़ महीने में जो हार्ट की इमरजेंसी थी वो लगभग 60 से 70% कम हो गई है। ये खुद देश के वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट ने और दूसरे चिकित्सकों ने स्वीकार किया है कि इन दिनों ये इमरजेंसी केसेस हमारे कम आए। उसके पीछे सबसे बड़ा एक कारण रहा, वो रहा कि हवा शुद्ध हुई, लोगों के जीवन से तनाव कम हुआ, उनको आराम पूरा मिला और ओवर मेडिकेशन हो रहा था वो इन दिनों नहीं हुआ। तो वो सारे कारण रहे। घर का खाना खाया, घर का खाना खाया तो उसमें जो बाहर से कुछ भी फॉरेन मैटर्स बॉडी में जाने की संभावना थी वो सब के सब कम हो गए और उससे हमारा बचाव हुआ। तो इस बहुत अच्छा आसान डॉक्टर साहब, चीज है। डॉक्टर साहब आपने एक चीज बोली कि इसमें अशुद्धि, ये जी ये अशुद्धि किस तरीके से अशुद्धि है? हाँ, अशुद्धि हमारे शरीर के 4 प्रमुख अंग हैं जो शरीर को शुद्ध करते हैं। उसमें सबसे बड़ा रोल है आंतों का, मल के माध्यम से वो शरीर को शुद्ध करती हैं। फिर है यूरिटरी सिस्टम का, मूत्र के रास्ते से, और तीसरा है स्किन का, पसीने के रास्ते से, और चौथा प्रश्वास। इन चारों अच्छा के फंक्शन में कहीं भी वीकनेस आती है तो शरीर में अशुद्धियां बढ़ती हैं, फॉरेन मैटर्स का एक्युमुलेशन होता है, विजातीय द्रव्य उसको बोलते हैं हिंदी में, तो वो बढ़ने से शरीर में बीमारी आती है। अच्छा, आपने एक चीज बोला कि इसमें लंबी सांस लेनी चाहिए और दूसरा आपने जी बोला ताली, ताली का जी किस तरीके, हाँ तो ये लंबी सांस हाँ, किस तरीके से लें और ताली किस तरीके से करें, थोड़ा इसका। अच्छा प्रश्न किया आपने। मैं एक बार प्रॉपर ब्रीदिंग भी करके दिखा रहा हूँ और जी जी ताली कैसे बजानी चाहिए वो भी करके दिखा रहा हूँ। और ये बहुत बड़ी जरूरत है, हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकता है श्वास, और वो श्वास हमें कैसे लेना चाहिए यही हम नहीं जानते। इसी का परिणाम है कि बहुत सारी बीमारियों से हम ग्रस्त हो जाते हैं। जी जी चाहे कितने में अच्छा खाना खाएं, कितनी हम सफाई रखें, लेकिन यदि प्रॉपर ब्रीदिंग हमारे नहीं है तो हम बीमार होते हैं। तो देखिए प्रॉपर ब्रीदिंग कैसे होनी चाहिए। जी सहजता से बैठ करके श्वास जी नाक से लेना है। बहुत लोग तो मुंह से श्वास लेते हैं, वो भी गलत है। मुंह को बंद रखते हुए नाक से लंबा गहरा श्वास लें और नाक से लंबा गहरा श्वास छोड़ें। देखिए इस तरह से। और जो श्वास ले रहे हैं तो छाती के साथ साथ पेट भी स्वाभाविक तौर पर थोड़ा सा फैलना चाहिए, ताकि हमारे लंग्स का जो नीचे का हिस्सा है उसको फैलने का स्पेस मिले और लंग्स की प्रत्येक कोशिका तक वायु ऑक्सीजन पूरी मात्रा में पहुंच सके। होता क्या है कि जब हम श्वास लेते हैं तो बहुत लोगों का छाती तो एक्सपेंड होती है लेकिन पेट है वो सिकुड़ जाता है, अंदर की तरफ हो जाते हैं। उससे डायफ्राम का दबाव लंग्स पर पड़ता है और वो लंग्स की पूरी कैपेसिटी के अनुसार श्वास नहीं ले पाते हैं, तो वो गलत है। प्रॉपर अब सीखिएगा कैसे, देखिए। जब हम श्वास भर रहे हैं तो छाती पेट जी। दोनों फूलने चाहिए, श्वास छोड़ रहे हैं तो पिछड़ना चाहिए। देखिए इस तरह से। ये तो प्रॉपर ब्रीदिंग हुआ। दूसरा फिर तालियां बजाने का। तालियां कुछ लोग जैसे यूं बजाते हैं, ऐसे नहीं। पांचों की पांचों उंगलियां आपस में टच होनी चाहिए और एक हाथ का दूसरे हाथ पर इतना प्रेशर होना चाहिए कि महसूस हो कुछ हो रहा है, जैसे ये। इस तरह से करेंगे तो हमारे हथेलियों में एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, एनर्जी पॉइंट्स हैं। और एक्यूप्रेशर के सिद्धांत के अनुसार यदि शरीर के एनर्जी के सर्कुलेशन में, उसके सर्किट में कहीं डिस्टर्बेंस होती है तो शरीर में बीमारियां आती हैं। तो ये करने से जो एनर्जी का सर्किट है वो आपका प्रॉपर हो जाएगा और कोई भी बीमारी से आपका बचाव होगा। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी प्राणायाम हो गया और ये प्राणायाम वगैरह क्या ये कितनी प्राणायाम कारगर है नहीं, इसमें? ये प्राणायाम नहीं, केवल डीप ब्रीदिंग थी, ये प्रॉपर ब्रीदिंग। प्रॉपर ब्रीदिंग हुआ। अच्छा, और प्रॉपर प्रॉपर ब्रीदिंग। ब्रीदिंग हमें, जी जी, हमें दिन भर इसी को ही फॉलो करना चाहिए, केवल और कुछ भी ना करें आप। मैंने जी 3 चीजें बताई, प्रॉपर ब्रीदिंग कर लें, आप हंसते रहें
और ये तालियां बजाने और खाना अपना ठीक रखें अच्छा ये बस। डॉक्टर साहब, इतना आपने ताली कही, ताली को कितनी देर तक बजाना है? कम से कम 5 मिनट, अच्छा, 5 मिनट ताली। कम से कम 5 मिनट। ज्यादा फिर कितना समय आपके पास है वो आप पर निर्भर करता है, लेकिन कम से कम 5 मिनट होना चाहिए, उससे पहले नहीं होगा। जैसे एक हम कोई सब्जी पकाते हैं तो उसके पर्टिकुलर टाइम तक पर्टिकुलर टेम्परेचर उसको मेंटेन करके हम देते हैं, तब वो सब्जी पक जाती है। कभी हम 2 मिनट के लिए गैस जलाएं फिर बंद कर दें, फिर 3 मिनट जलाएं फिर गैस बंद कर दें, तो वो सब्जी कब पकेगी? ठीक वैसे ही कोई भी हम करते हैं तो एक समय उसका निश्चित होता है, उतना कम से कम करना चाहिए, तभी वो चीज लाभ देती है। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो ताली बजाते हैं इसका कोई समय है कि किस समय बजनी चाहिए, कि कभी भी कर नहीं, सकते हैं? कभी भी कर सकते हैं, इसका सबसे बड़ा लाभ यही है कि आप इसको कभी भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी और जो बैठे हों, आपने सांस लेने, मन करा तो कर सकते हैं। जो आप सांस तो जो हमारा आपने जो लंबी लंबी प्रक्रिया हाँ नहीं, बताइए डॉक्टर साहब, जो सांस तो लंबी प्रक्रिया बताइए सांस नॉर्मल की। जो नॉर्मल ब्रीदिंग है वो जी। इसी तरह से होनी चाहिए जैसे मैंने अभी आपको बताया। आम अच्छा, आदमी नॉर्मली रेगुलर ही ऐसी होनी चाहिए। जी जी, आम आदमी इस तरह से श्वास लेता ही नहीं है, इसीलिए वो शरीर में बहुत सारी कमी रहती है। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे जो लंग्स हैं उनकी कैपेसिटी है लगभग 4 से 6 लीटर वायु अपने अंदर एक बार में स्टोर करने की, लेकिन जो नॉर्मल ब्रीदिंग आम आदमी करता है वो 1 मिनट में एक श्वास में मुश्किल से 1 से 1.5 लीटर वायु अंदर ले जा पाता है। तो बाकी जो लंग्स की कैपेसिटी है उसका कभी प्रयोग ही नहीं कर पाता, और उसी का परिणाम है कि उसको चाहे कितना अच्छा खाना खाए उसको पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलता। तो प्रॉपर ब्रीदिंग होगी तो हर चीज का हमें लाभ मिलेगा। तो सबसे बड़ी जरूरत है, जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, और ये प्रॉपर ब्रीदिंग हमें सीखना चाहिए और इस एक हिस्सा बन जाना चाहिए हमारी दिनचर्या का। डॉक्टर साहब आपसे एक छोटा अनुरोध और है, जो आपने जी श्वसन प्रक्रिया बताई उसको जी एक बार थोड़ा और वो क्रिया कैसे होगी बता देंगे, क्योंकि हाँ, हमारे दर्शकों के लिए बहुत अच्छा होगा। इसमें देखिए जब मैंने जो आपने निवेदन किया, श्वास भरते समय छाती के साथ साथ पेट भी फूलना चाहिए। होता क्या है, 80% लोगों का छाती तो फूलती है श्वास अंदर लेते हैं तो, लेकिन पेट अंदर पिचकता है जो कि गलत है। गुब्बारे को आप याद रखें, गुब्बारे में हवा भरते हैं तो गुब्बारा फूलता है, तो समझ लीजिए कि तो अंदर हवा ले रहे हैं तो पेट फूलना चाहिए। हालांकि हवा ऑक्सीजन पेट में नहीं जाती सीधी, वो जाएगी लंग्स के माध्यम से, लेकिन लंग्स का जो नीचे का हिस्सा है उसको पूरा एक्सपेंशन मिले, उसको स्पेस मिले पूरा फैलने का, इसके लिए हमें पेट भी थोड़ा सा फुलाना चाहिए। एक बार दोबारा देखिएगा, जी जी। आप अपने पेट पर हाथ रख लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अच्छा, समझ ये पाए क्या? हमारी ये हमें नित्य अपने उसमें ले आना चाहिए कि हमें इस तरीके से श्वास लेनी। जी जी, अभी अच्छा 3 दिन तो आपको थोड़ा सा आपको अवेयर रहकर कोशिश करनी पड़ेगी। 3 दिन जी थोड़ा जी। कोशिश कर लेंगे तो बॉडी अपने आप को एडजस्ट कर लेगी, ये अच्छा नेचुरल है, ये होना चाहिए। हमारा जहाँ बैठने का डॉक्टर पोस्चर गलत है, हम झुककर बैठते हैं तो ये पेट भी हमारा अंदर जाना शुरू हो जाता है। जब तक बच्चा 6 महीने की उम्र से पहले जब बैठना नहीं जानता तब तक उसका सिस्टम ठीक रहता है, और जैसे वो बैठना शुरू करता है तो बच्चा अपना बैलेंस बनाने के लिए आगे झुक जाता है, आपने ध्यान दिया होगा। उसी समय से ये गलती उससे शुरू हो अच्छा जाती है, फिर डॉक्टर ये गलती अच्छा डॉक्टर साहब, हम ये दो चीजें नित्य अपने दिनचर्या में ले आए तो हम कोरोना महामारी से हम बच सकते हैं। हाँ, हम उससे अपनी इम्यूनिटी को बचा कर रखेंगे, और उसे कोरोना अच्छा हो या कोई भी अन्य वायरस हो, कोई भी बैक्टीरिया हो, सबसे हम बच सकते हैं। इसी की बात नहीं कर रहा मैं सभी तरह की परिस्थितियों की किसी बात कर रहा हूँ। अच्छा किसी बैक्टीरिया से हमारे लिए कारगर होगा। अच्छा डॉक्टर जी, साहब, जहां जब पर तक अगर अच्छी रहेगी तो जी, प्रतिरोधक क्षमता अच्छी जहां रहेगी तो पर फिर कोई भी व्यक्ति हो भविष्य में भी और भी कोई बैक्टीरिया आ सकता है, वो कोई वायरस आ सकता है भविष्य में भी, उससे भी हमारा बचाव होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जहां पर नेचुरोपैथी की बात आती है तो हो ही ना कि जी कफ पित्त और वात की बात ना हो। जी नेचुरोपैथी आती हाँ, कफ पित्त वात की बात ना हो, तो डॉक्टर साहब थोड़ा इसके बारे में थोड़ा जानकारी दे देंगे। वात वात, पित्त और कफ, ये 3 दोष हैं आयुर्वेद के अनुसार, और तीनों दोषों का असंतुलन होने से शरीर में बीमारी आती है। कोरोना है वो जी। हमारे फेफड़ों से जुड़ा हुआ, फेफड़ों के रोग हैं वो कफ से प्रभावित होते हैं, तो शरीर में कफ दोष बढ़ा हुआ है तो ये तकलीफ हमें ज्यादा होगी। अब कफ से बचने के लिए फिर हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए आसान सबसे बात है
कि हम जो कफ बढ़ाने वाली चीजें हैं वो हम ना लें। जैसे जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं, दूध से बनी हुई जितनी भी चीजें हैं, दूध, दही, घी, मक्खन, मिठाइयाँ, ये सब हमें कुछ समय के लिए छोड़ देनी चाहिए। इसके साथ साथ जितने भी खाद्य पदार्थों में लिसाहट है, चिपचिपापन है, जैसे भिंडी, अरबी, उड़द, ये मुख्य तौर पर इन चीजों को से भी हमें बचना चाहिए। सब्जियों में कहूँ कि हरे रंग की जितनी भी सब्जियां हैं, भिंडी और कटहल को छोड़ कर वो सब प्राय कफ से को नहीं बढ़ाती हैं, और कफ के निष्कासन के लिए, कफ बढ़ गया है तो निकालने के लिए पालक सबसे ज्यादा उपयोगी है। और इस बीमारी में पालक का बड़ा रोल है, इससे बचने में भी और इससे यदि हो गई है तो उसको दूर करने में भी। इसके साथ साथ अदरक, और अदरक नहीं मिलती है तो सौंठ मिल जाएगी, काली मिर्च है, पीपल है, लौंग है, हल्दी है, सेंधा नमक है, ये सब चीजें भी कफ को खत्म करने वाली हैं या कफ को न्यूट्रल करने वाली चीजें हैं। इनका हम सेवन करें तो ठीक रहेंगे। और गर्म पानी का प्रयोग करें। आजकल अब गर्मी का मौसम है तो हम लोग फ्रिज में रखे हुए चीजें खाएंगे, ये गलत है। आपको खानी है तो फ्रिज से निकाल कर थोड़ी देर बाहर छोड़ दीजिए, जब टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए तो हमें खाना चाहिए। समस्या क्या है कि हम जीभ के गुलाम बने हुए हैं, और जीभ को जो अच्छा लगता है वो करते हैं। स्वास्थ्य के लिए क्या अच्छा है हम ये नहीं ध्यान देते। स्वास्थ्य के लिए जो चीजें अच्छी हैं वो खाएंगे तो हम अच्छा रहेंगे। आज हमारा ध्यान ज्यादा रहता है वो माया की तरफ ज्यादा है। हालांकि हमारे शास्त्र कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया। लेकिन आज हमने उल्टा कर दिया, हम सोचते हैं कि माया आनी चाहिए, किसी भी तरह से आए, माया होगी तो माया से काया को ठीक कर लेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि न कभी ऐसा हुआ न कभी ऐसा होगा। तो हम प्रेफरेंस जब काया को देना शुरू कर देंगे, उसी दिन से काया भी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। आज हम प्रेफरेंस दे रहे हैं पैसे को तो पैसा आ रहा है। तो कफ को बैलेंस बनाना एक बहुत अच्छा है और बहुत आसान है, मुश्किल भी नहीं है। डॉक्टर साहब, ये अंत में जाते जाते मैं आपसे अनुरोध करूंगा, भारत ही नहीं अपितु विश्व के जितने भी समुदाय हैं, जितने संप्रदाय हैं, उनको इस समय आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, मैं सबसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि योगमय प्राकृतिक जीवन का अनुसरण करें। डेली रूटीन में जितना संभव हो प्रकृति के साथ में रहें, प्रकृति के नियम का अनुसार पालन करते हुए उसके साथ अपना जीवन जिए, और कम से कम आधा घंटा कुछ आसन और कुछ प्राणायाम करें वो। और अपना खाना सात्विक रखें, घर का रखें, बस इतना ध्यान रख लेंगे तो बहुत सारे वो तकलीफों से बचे रहेंगे। तो मित्रों, आज हमने बात करी डॉक्टर मदन मानव जी से, जो प्राकृतिक चिकित्सा में महारत हासिल करते हैं, और उन्होंने बड़ा अच्छा बताया कि शरीर की अशुद्धता ही सबसे बड़ा कारण है किसी भी बीमारी को शरीर में आने के लिए। और एक बहुत बड़ा उदाहरण बताया कि अमेरिका ने भी प्राकृतिक चिकित्सा को अपना लिया है। वहां नित्य प्रार्थना होती है, प्रार्थना के द्वारा इस प्राकृतिक चिकित्सा को अनुसरण करके वहां कोरोना की लड़ाई के लिए नियत लड़ाया जा रहा है। और दूसरी चीज, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई कि इस समय लंबी सांस लेना और हंसते रहना। हंसना एक ऐसा गुण है जिससे किसी भी बीमारी और किसी भी मानसिक तनाव को दूर किया जा सकता है। और इस समय की स्थिति में लोगों को मानसिक तनाव से दूर रहना है। और तीसरी चीज, हम बड़े भ्रम में थे कि कफ और कोल्ड है क्या। डॉक्टर ने बड़े विस्तृत रूप से कफ और कोल्ड के बारे में बताया, और एक अच्छी चीज बताई कि हमें इस समय किस किस चीज का सेवन करना है, क्योंकि इस समय कोरोना रूपी महामारी में आपके जो हृदय, आपके फेफड़े में जो असर हो रहा है, उस समय आपको ठंडी चीजों से बचना है, ठंडे खाने से बचना है, और आपको क्या क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, इसके बारे में आपको जानकारी दी। और मैं सभी से उम्मीद ही नहीं, अपेक्षा करता हूँ जो डॉक्टर साहब के द्वारा जो इस समय जो हम लोगों को बताया गया है, इसका देख के इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखें, लोगों को शेयर करें, ताकि लोगों को जानकारी मिल सके कि इस समय कोरोना रूपी महामारी से लड़ने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा जरूरी नहीं, अत्यंत जरूरी है, और यही एक निदान है इस समय कोरोना रूपी महामारी से लड़ने के लिए। इसी के साथ मैं सभी का अभिवादन करता हूँ। डॉक्टर साहब, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जोशी जी, आपका भी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर प्रदीप।